गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम का करवा रही हूँ। मैं आज आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हमारा जो पेपर है, जो न्यू पैटर्न सीबीएसई ने दिया है उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक सैम्पल पेपर दिया हुआ है, मैं आज आपको वही करवा रही हूँ। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ABCDE। टोटल 32 क्वेश्चंस होंगे। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन ए है, उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें MCQs भी दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी, डेफिनेशंस भी, और आपकी जनरल अवेयरनेस को जानने के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के संबंध में सही कथन को पहचानें। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा 1707 के संबंध में बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि 1707 वाला क्वेश्चन आया कहाँ से है। ये हमारी सोशल साइंस की 4 बुक हैं, उसके इतिहास की बुक में से है, और ये फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वहाँ से लिया गया है। तो आपको ये सोचना होगा कि किस संबंध में था ये। तो अगर आपको याद होगा तो जब हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से ब्रिटेन का गठन हुआ, उस टाइम पर हमने द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पढ़ा था। तो जो हमारा ऑप्शन 4 है वो तो अपने आप ही आउट हो जाता है। अब हमें बात करनी है सिर्फ फर्स्ट 3 ऑप्शंस की। ये तो ऑड वन आउट है, ठीक है। नेक्स्ट 3 की बात हम करते हैं कि ब्रिटिश राजशाही ने अंग्रेजी संसद को सत्ता सौंपी थी। लेकिन क्या आपको याद है कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या ब्रिटेन शुरू से ही ऐसा था? नहीं, ब्रिटेन का भी राष्ट्र राज्य निर्माण किया गया था, और उस संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो द एक्ट ऑफ यूनियन एक्ट 1707 ने ही की थी, जो हमारा कहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है, द यूनाइटेड ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन। तो हमारा 1707 का द एक्ट ऑफ यूनियन किससे संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन। ये आपको याद करना होगा कि ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य निर्माण के संबंध में ये रहा था, और ये हमारी उस चैप्टर के उस बुक से आया, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उसको ढूंढना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? ग्रीक के फ्रीडम के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन क्या आपने चारों संधि के बारे में पढ़ा है? नहीं, हमने तो केवल एक संधि के बारे में पढ़ा है। बाकी की 3 संधियाँ तो हमने पढ़ी ही नहीं। जब हमने ये पढ़ी ही नहीं तो हमारा इसका कोई संबंध भी नहीं है। तो इसलिए आप आइज क्लोज करके अपने 4th क्वेश्चन पे 4th ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो अगर आपको याद है कि फ्रीडम फाइटर्स के टाइम पे, फ्रीडम मूवमेंट्स के टाइम पे हमने बहुत सारे आंदोलन पढ़े थे, उसमें से एक असहयोग आंदोलन भी था 1922 वाला, अगर आपको याद है तो इसके बंद करने के कौन से कारण थे जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद किया था? ब्रिटिश सरकार का दबाव? नहीं, गांधी जी ब्रिटिश सरकार का दबाव तो मानते ही नहीं थे। मानते होते तो चलाते ही क्यों? दूसरा गोलमेज सम्मेलन? नहीं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन अगर आपको याद है तो गांधी जी निराश होकर आए थे वहां से। गांधी जी की गिरफ्तारी? नहीं, गांधी जी तब तक गिरफ्तार किए ही नहीं गए थे। गांधी जी सिर्फ एक बार गिरफ्तार किए गए हैं, इसलिए ये भी नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? चौरी चौरा की घटना। अगर आपको याद है तो चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 की रात को कुछ आंदोलनकारी जा रहे थे, सामने से पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें आंदोलनकारियों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे। 12 फरवरी 1922 को उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो जहाँ पर ये घटना घटी थी, जहाँ का पुलिस स्टेशन जलाया गया था, वो स्थान क्या था? चौरी चौरा, गोरखपुर यूपी में है। वहाँ की घटना से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था।
ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं, उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भारत में डैश उद्योग का एक उदाहरण है। सबसे पहले बताइए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी था। बीपीओ क्या होता है कि अपने रेगुलर काम को किसी दूसरे को देना, किसी दूसरे से अपने डे टू डे के वर्क को करवाना। तो आज के दिन हमारा सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा चला हुआ है इस मार्केट में? हमारा सबसे अच्छा जो चला हुआ है वो है सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना तकनीकी जो है इस मैटर में हमारी सबसे अच्छी आज के दिन चली हुई है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है या का ऑप्शन। या का ऑप्शन क्यों दिया गया है कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर आप ये वाला कीजिए। आपको दोनों नहीं करने, दोनों में से कोई एक आपको करना है। अगर आपको फर्स्ट आता तो फर्स्ट कीजिए, अदरवाइज आप सेकंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने या दिया हुआ है। जब भी आप पेपर करेंगे, अगर आपको फर्स्ट नहीं आता, आप सेकंड करेंगे, तो आपको इस तरह से लिखना है आंसर फॉर या। तो इससे ये समझ जाएगा जो चेकर होगा, जो आपको पेपर चेक करेगा, कि स्टूडेंट ने सेकंड वाले जो या के ऑप्शन में है उसका आंसर दिया है। जैसे अभी यहाँ है हरित क्रांति ने मदद की है भारत के विभिन्न हिस्सों में विस्तार के लिए उद्योग। ऐसा कौन सा उद्योग है जिसकी हेल्प की हरित क्रांति ने? नहीं, एग्रीकल्चर तो बिल्कुल नहीं है। एग्रीकल्चर मोटे अनाज का कोई उद्योग नहीं है हमारे यहाँ। मोटे अनाजों की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसमें हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो हरित क्रांति ने हमारी किस इंडस्ट्री में हेल्प की? हरित क्रांति ने हमारी उर्वरक में हेल्प की। जो हमारी उर्वरक उद्योग है उसमें हेल्प की। ठीक है, उसके विस्तार के लिए हेल्प की। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा सोच समझ कर कि यहाँ पर एक वर्ड दिया है उद्योग, तो हम क्या डाल सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में आदिम खेती के बारे में सही ढंग से मिलान की गई जोड़ी चुनें। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्टेट्स दिए गए हैं। ये पहले आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, पहले आप रुक के थोड़ा सा ये सोचिए। इसमें बेटा आपको झूम खेती के बारे में बताया गया है। हमारा ज्योग्राफी का एक चैप्टर है कृषि, उसमें टाइप ऑफ फार्मिंग दी गई है, अलग अलग प्रकार की खेतियों के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग झूम खेतियाँ भी दी गई हैं। ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है। जैसे इन्होंने कहा है कि जो सही ढंग से मिली हुई है वो जोड़ी चुने। एक इस तरह से भी आ सकता है कि जो बेमेल जोड़ी है, मीन्स जो सही ढंग से नहीं मिली हुई है। इसमें तो आपको क्या क्या है कि आपको एक करेक्ट दिया होगा और 3 रॉन्ग आंसर दिए होंगे कि जो आपको सही ढंग से मिली हुई है आप सिर्फ वो बताएं। सेकंड ऑप्शन में क्या होगा कि उसमें एक गलत होगा, बाकी की 3 ठीक होंगी। ये कब होगा? जब आपको या तो स्टेट्स का पता हो या फिर खेती का पता हो, दोनों में से एक भी पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे इसमें दैया मध्य प्रदेश, कुमारी झारखंड, खिल आंध्र प्रदेश, कॉमन कर्नाटक। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? दैया मध्य प्रदेश में। अब आप बात करें कुमारी, तो कुमारी कहाँ की है? कुमारी है वेस्ट बंगाल की। कुमारी कहाँ की है? कुमारी है वेस्ट बंगाल की। और झारखंड, झारखंड में क्या होता है? झारखंड में कुरवा होता है। ठीक है, अगर हमें दोनों में से एक का भी पता है, झारखंड का या फिर कुमारी का पता है, तो हम इजीली उसको कट कर देंगे। नेक्स्ट है खिल आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो खेती है वो क्या है? पोंडू। कौन सी खेती है? पोंडू। और खिल कहाँ की है? खिल है एचपी की। तो अगर हम दोनों में से एक भी पता है तो भी हमने इसको गलत बता दिया। कॉमन कर्नाटक, क्या कॉमन कर्नाटक की है? नहीं। कॉमन कहाँ की है? कॉमन है उड़ीसा की। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको अलग कर दिया और हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया? दैया मध्य प्रदेश। यही हमारा ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाकर उनको एक एक नंबर में डाल दिया गया है। इसलिए आपको अपनी चैप्टर का हर लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और उसको याद करना होगा, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरें। अब देखिए, जो रबी की फसल, जो उदाहरण है किसका? रबी की फसल का। कपास किसका उदाहरण है?
खरीफ की फसल का। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी फसल का नाम लेना होगा जो कि उदाहरण है जायद की फसल का। गेहूँ, सरसों, सोयाबीन, ककड़ी, ककड़ी या खीरा, जो भी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जायद की फसल कब उगाई जाती है? आप 1 मिनट रुक के थोड़ा सोचिए। समर्स में। ठीक है, तो समर्स में इनमें से क्या आता है? ककड़ी, है ना। ये 2 महीने की उगाई जाने वाली फसल है और इतने कम टाइम में कौन सी फसल होती है? ओनली ककड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं की मदद से मिट्टी की पहचान करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मिट्टी की 3 विशेषताएं बताई गई हैं और आपको उस मिट्टी का नाम बताना होगा कि ये मिट्टी कौन सी है, किस मिट्टी में तीनों विशेषताएं हैं। सिर्फ आपने उस मिट्टी का नाम बताना है। पहली विशेषता है लाल से भूरे रंग में, प्रकृति में बनावट और खारा में सैंडी, हुमस और नमी की कमी। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें तीनों है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है, कोई बता सकता है? ऐसी मिट्टी है शुष्क मिट्टी, एरिड मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसमें ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो केवल आप क्या लिखेंगे? आप मिट्टी का नाम लिखेंगे शुष्क मिट्टी, सिर्फ इतना। ठीक है, नेक्स्ट है एक प्रकार का मोटा अनाज जो आयरन, कैल्शियम, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों और चारे से भरपूर होता है। तो आप इसमें भी ध्यान से देखिए, इन्होंने मोटे अनाज की बात की है। तो क्या राजमा मोटा अनाज है? नहीं, तो राजमा तीनों से अलग है, ये तो पहले ही अलग हो गया। अब बात करते हैं बाजरे, ज्वार और रागी की। तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया आयरन, कैल्शियम। बाजरा, ज्वार, रागी तीनों में है, लेकिन इन्होंने एक वर्ड और यूज़ कर दिया चारे से और सूक्ष्म पोषक तत्वों से। तो दोनों चीज़ें कहाँ आई हैं? केवल रागी में। तो इस तरह से आपने बाजरे और ज्वार को भी एलिमिनेट कर दिया, मतलब उसको भी हटा दिया, और इसका आंसर क्या हो गया? रागी हो गया। इस तरह से आप एक एक करके ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं और आपके पास जो आंसर बचेगा वो करेक्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका के तमिलों की जनसंख्या श्रीलंका के किस क्षेत्र में केंद्रित है? श्रीलंका के, अच्छा पहले तो आप ये सोचिए कि ये आपके पास आया कहाँ से है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया हमारा पावर शेयरिंग से, पॉलिटिकल साइंस का जो है ना हमारा सत्ता की साझेदारी, वहाँ से आया है ये। अब आप इसे बताइए कि जो श्रीलंकन के तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, यहाँ सॉरी ये श्रीलंका है, तो कहाँ हैं ये लोग? यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? यहाँ। तो ये क्या हो गया? उत्तर पूर्व में। ठीक है, आपने अगर मैप देखा होगा तो मैप भी मैं करवाऊंगी एक बार, मैं पूरा हिस्ट्री के सभी मैप्स करवाऊंगी एक साथ। तो कहाँ होंगे ये? उत्तर पूर्व में। तो हमारा कहाँ कौन सा आंसर ठीक होगा? सेकंड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है 10th क्वेश्चन, अधिनायकवाद या बहुसंख्यकवाद को परिभाषित कीजिए। अब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ आपका, और आपसे परिभाषा पूछ ली है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, हार्डली 40 वर्ड्स की। 40 to 50 वर्ड्स इज सफिशिएंट। ठीक है, आपको 2 से 3 लाइन की सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और बहुत ही सिंपल लिखनी है, उसमें बहुत ज़्यादा जटिलता है, बहुत ज़्यादा टफ उसको नहीं करना। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? तो बहुसंख्यकवाद कोई भी समुदाय जो संख्या में ज़्यादा है, बहुसंख्यक है, वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यकों की इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। कर सकता है ना? बिल्कुल, वो अल्पसंख्यकों को दबा सकता है और बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के ऊपर राज कर सकते हैं। या का ऑप्शन है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए। आपको ये नहीं कि आप दोनों क्वेश्चन करके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मिलेगा केवल एक ही, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। और आपको पता है आपके पेपर में 32 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ बस 16 क्वेश्चन ही आपके 1 वर्ड्स के हैं, बाकी आपके सारे लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं सेकंड की बात करती हूँ, जातीयता को परिभाषित कीजिए। जातीयता क्या है? जातीयता एक ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है। आपको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करना, आपको बहुत कम वर्ड्स में डिफाइन करना है। जितना आपसे पूछा गया केवल आपको उतना लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है।
और लिखते हुए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्रश्न 10 या फिर आप लिखें जातीयता। ठीक है, अगर आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो आप या नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन नंबर आंसर 10 सिर्फ इतना लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवशिष्ट विषयों पर प्रशासनिक अधिकार किसका है। हमने ये पढ़ी थी ना, हमने तीनों प्रकार के पढ़े थे, संघ सूची की, राज्य सूची, और जो विषय संघ में और राज्य में दोनों में नहीं आते उनको एक तीसरी सूची में डाल दिया जाता है, जिनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो इन पर किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार किसका है, केवल केंद्र सरकार का है। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, आपने केवल क्या लिखना है, केंद्र सरकार, सिर्फ आपको इतना आंसर लिख देना है। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको तीनों सूचियों के बारे में नहीं बताना। मैं जानती हूँ आपको आता है तो आप लिखने का मन करेगा, लेकिन लिखना नहीं है, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके यहाँ में ऑप्शन दिया गया है, संघ सूची के विषयों पर प्रशासनिक अधिकार किसका है। तो संघ सूची भी किसके अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। दोनों का आंसर सेम है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखना है कि आपको या कर लिखना है अगर आपको सेकंड का आंसर देना है। तो आपके में एक नया क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये आपकी सिलेबस में नहीं है, किसी भी चैप्टर में नहीं है, ये सिर्फ आपकी जनरल अवेयरनेस को जानने के लिए दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें 5 नागरिक दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, और उनकी एवरेज दी गई है, और आपको बताना है कि आय का सबसे समान वितरण किस कंट्री में है। समान वितरण से क्या मतलब है, मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस सबकी सैलरी में नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बंदे को तो 5 रुपये सैलरी मिल रही है और एक को 20 रुपये मिल रही है, फिर 50 रुपये मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना, असमान वितरण हो गया। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें आय का समान वितरण है। अब इन्होंने औसत दिया हुआ है, पहले तो ये बताइए कि औसत होता क्या है। औसत होता है जितनी भी, हाँ जी, औसत होता है कि जितनी भी सैलरी दी गई है सबको प्लस कर दें, सबको जमा कर दें और उसकी संख्या से उसको डिवाइड कर दें, तो उनका ऑन एन एवरेज निकल कर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें चारों कंट्रीज़ का एवरेज दिया गया है कि टोटल इनकम इतनी होती है और 5 बंदों की होती है, तो उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया और ये हमारा एवरेज निकल कर आ गया। ठीक है, तो हमें बताना कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ आय का ज़्यादा असमान वितरण नहीं है। तो आप फर्स्ट देखिए, डी से शुरू करते हैं। चलिए, डी में देखिए, फर्स्ट को मिल रहा है 800, तो सेकंड को मिल रहा है 4800, थर्ड को फिर 700, फोर्थ को फिर 5000 और फिफ्थ को फिर 750, और इनका एवरेज कितना है 2410। अब इनमें डिफरेंस देख लीजिए बेटा कितना है। एवरेज सबका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है इनमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्या मानेंगे कि यहाँ पर एक समान वितरण नहीं है। एक सी में देखिए, एक को अगर 400 रुपये सैलरी मिल रही है तो एक को 10,500, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सबको इक्वल सैलरी नहीं मिल रही, और एवरेज से सभी का अंतर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सी भी नहीं हो सकता। बी देखिए, नागरिक ए को 600 मिल रही है तो नागरिक 2 को 5000 मिल रही है, जो कि इनकी एवरेज 1480 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर रही है। 600, 5000, 600, ये सभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर रही है, तो हम ये भी नहीं मानते। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्री ए के बारे में, जहाँ नागरिक ए 10,500, नागरिक बी 11,200, नागरिक सी 10,800, नागरिक 4 11,000, नागरिक 5 10,700, और इसका एवरेज क्या है 10,840। तो यहाँ डिफरेंस कम है औरों के कंपैरिजन में, और यहाँ इनकी आय में भी बहुत कम डिफरेंस है, तो हम किसका क्या आंसर मानेंगे, कंट्री ए। देश में आय का सबसे समान वितरण है। कहाँ पर है देश में आय का सबसे समान वितरण, कंट्री ए में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देश ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको वो पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैराग्राफ में से ही छाट के लिखना है। क्वेश्चन है, मोहन एक खेतीहर मजदूर है। साल में कई महीने ऐसे होते हैं जब उसके पास कोई काम नहीं होता है और उसे अपने दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता है। वह अपने नियोक्ता पर निर्भर करता है। क्रेडिट के लिए भूमि मालिक जो प्रति माह 5% की ब्याज दर लेता है। मोहन ने अपने खेत पर जमींदारी के लिए शारीरिक रूप से काम करके पैसा चुकाया है। इन वर्षों में उसका कर्ज क्या होगा। इसमें एक मोहन के बारे में बताया गया है जिसके पास साल में कई महीने कोई काम नहीं होता, तो घर का खर्चा करने के लिए वो क्या करता है, अपने मालिक से पैसे उधार लेता है और मालिक क्या करता है, उसको 5% के इंटरेस्ट पर पैसे देता है। 5% का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है बेटा, ये सोच के देखिए। अगर वो 10,000 रुपये भी उठाता है तो भी उसे 12 महीने बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे, 16,000। तो क्या ये पॉसिबल है इतना इंटरेस्ट देना? नहीं। तो मोहन ने क्या सोचा कि क्यों ना वो जमींदार के यहाँ शारीरिक रूप से काम करके ये पैसे चुका दें। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा लगा दिया है कि वो इस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए और प्रिंसिपल लेके आएगा, लेकिन वो इस इंटरेस्ट को ही पूरा नहीं कर पाएगा। नॉर्मली साहूकार यही करते हैं कि वो बहुत बड़े इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप देखिए। वृद्धि, बढ़ती ब्याज और मासिक राशि आय का भुगतान न करने का। हाँ जी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे 5% का इंटरेस्ट के बेसिस पे कहाँ से वो पैसे लेकर आएगा, तो वो बिल्कुल नहीं वृद्धि कर पाएगा। तो ये उसका इंटरेस्ट हर महीने हर साल बढ़ता ही रहेगा और वो इस राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा। निरंतर बने रहे, जैसा कि वह नियोक्ता के लिए काम कर रहा है लेकिन कम भुगतान कर रहा है। नहीं, क्योंकि कमी उसके वेतन के बराबर राशि को मासिक भुगतान के रूप में गिना जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट ले रहा है। पूरी तरह से चुकाया जा रहा है के रूप में, वो शारीरिक श्रम के रूप में ऋण चुकाना है। नहीं, वो तो सिर्फ एक छोटी सी रकम ही उसके पैसे में चुका सकता है शारीरिक रूप से, लेकिन पैसे तो उसे इंटरेस्ट के हिसाब से ही चुकाने होंगे और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि वो इसको नहीं चुका पाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए, वृद्धि। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट इतना हाई लगाया हुआ है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों उतार सके। इसमें या करके एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रहेगा यही मोहन, यही पैराग्राफ रहेगा, यही चीज़ें रहेंगी, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो गया है कि अगर आप या तो इसका आंसर दीजिए या फिर इसका दीजिए। इसमें है, मोहन जैसे अधिकांश खेतीहर मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सरकारी है। अनौपचारिक क्षेत्र निगरानी के लिए एक निकाय। क्या ये एक सरकारी निकाय है? क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग करता है? नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 कैंसिल, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मनी लेंडर्स ब्याज की उचित दर मांगते हैं। क्या जिसने मोहन को पैसे दिए उसने इंटरेस्ट के लिए ठीक दर मांगी है, रेट मांगा है? नहीं, 5% बहुत ज़्यादा होता है ना। उधारकर्ता को अनौपचारिक ऋण की लागत काफ़ी अधिक है। हाँ जी, बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी उधार ले रहा है, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देना, वो तो प्रिंसिपल भी नहीं चुका पाएगा, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, और वो भी इतना हैवी इंटरेस्ट। थर्ड ठीक है, लेकिन फिर भी हम फोर्थ पढ़ लेते हैं, क्या पता फोर्थ और भी ज़्यादा ठीक हो। ठीक है, इसलिए पहले चारों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक को फाइनल करेंगे कौन सा ठीक है। मनी लेंडर्स अपने पैसे वापस पाने के लिए साधनों का उपयोग करते हैं। मनी लेंडर्स किन साधनों का उपयोग करते हैं अपने पैसे वापस पाने के लिए, बताइए। ये तो किसी साधन का उपयोग नहीं करते, ये तो केवल इंटरेस्ट लगाते हैं कि वो बंदा लेबर जो है पूरा साल उनके खेतों में ऐसे ही खेती करता रहे, वो उसको बंधुआ मजदूर बना कर रख सके और बहुत कम उसको लेबर का चार्ज दे सके, मतलब उसकी मजदूरी दे सके। तो ये बिल्कुल भी उचित साधनों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समपार्श्विक का वर्णन करता है? समपार्श्विक का क्या मतलब होता है? समपार्श्विक का मतलब होता है कि आप सामने वाले से कोई चीज़ ले रहे हो तो बदले में उसको अपनी कोई चीज़ दे रहे हो गिरवी के रूप में।
यहाँ वस्तु विनिमय से मतलब नहीं है कि मैं आपको गेहूं दे रही हूँ और आपसे चावल ले रही हूँ, नहीं, मैं आपको गेहूं दे रही हूँ, आप अपने पास रखें, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं उसको छुड़ा के ले आऊँ। ये कोई व्यापार नहीं होता, बल्कि ये एक ऋण लेने का तरीका होता है। तो क्या ये इच्छाओं का दोहरा संयोग है? नहीं। वस्तु विनिमय के लिए कुछ उत्पाद नहीं, यहाँ प्रोडक्शन तो किसी चीज़ की हो ही नहीं रही है। यहाँ तो हम एक चीज़ गिरवी रखकर दूसरी चीज़ उठा रहे हैं। वस्तु विनिमय व्यापार, व्यापार दोनों तरफ का लेना और देना होता है। यहाँ लेना और देना नहीं है, यहाँ हम अपनी गारंटी के रूप में किसी चीज़ को रख रहे हैं, किसी संपत्ति को या किसी चीज़ को रख रहे हैं और उसके बदले में उनसे पैसे मांग रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे बहुत से किसान करते हैं कि अपनी खेती की कागज़ जो है वो साहूकार के पास रख देते हैं और बदले में उनसे पैसे ले आते हैं, और फिर उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगा देता है साहूकार कि वो अपनी उस चीज़ को छुड़ा ही नहीं पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों को वैश्वीकरण के संबंध में पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सबसे ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन करने से पहले ये पता हो कि वैश्वीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं। यह देश के आर्थिक विकास का एकमात्र तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वैश्वीकरण नहीं था तभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती थी। इंटरलिंक दुनिया में छितरी हुई जगहों पर केवल उत्पादन आधारित गतिविधियां करता है। बिल्कुल करते, ये बिल्कुल बात ठीक है, हम इससे सहमत हैं। इसने हमेशा सभी देशों में केवल सकारात्मक परिणाम दिए? नहीं, इसने केवल सकारात्मक नहीं दिए। जब वैश्वीकरण होता है तो एक देश की सभी चीज़ें, चाहे वहाँ की अच्छाइयाँ हैं या फिर बुराइयाँ हैं, एक देश अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दूसरे देश को देकर आता है, तो दूसरे देश की यही सब चीज़ें अपने साथ लेकर आता है। वहाँ का कल्चर, अपना कल्चर उनको बताता है और उनका कल्चर हमें सिखाता है। फोर्थ क्या है, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, संस्कृतियों और रोगों के प्रसार की ओर जाता है। यस, ये भी है बिल्कुल। केवल हम सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते, बल्कि अपना कल्चर भी शेयर करते हैं। तो सेकंड और फोर्थ में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है? चलिए देखते हैं। सेकंड में है केवल उत्पादन आधारित गतिविधियाँ। क्या हम ग्लोबलाइजेशन से केवल उत्पादन आधारित ही गतिविधियाँ करते हैं? नहीं, हम तो सभी प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, न्यूज़पेपर और मैगजीन वाला। हालांकि वो प्रोडक्शन नहीं है, वो सर्विस है, लेकिन वो कैसे आई? वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही आई। तो सेकंड गलत हो जाएगा और फोर्थ ठीक हो जाएगा। हम जब किसी दूसरी कंट्री में अपनी नॉलेज या अपना सॉफ्टवेयर शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, और अपनी भाषा, पहनावा, अपना कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी उन्हें देते भी हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, जो आपने अब से पहले नहीं किया होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, और ये पेपर में ज़रूर आएगा, ताकि पेपर में आए तो आप लोग अचानक से सरप्राइज ना हो, तो इसलिए इसको समझना। इस क्वेश्चन में बेटा 2 अलग अलग लाइनें दी गई हैं, जो दोनों ठीक भी हो सकती हैं और दोनों गलत भी हो सकती हैं। और अगर ठीक है तो ये भी हो सकता है कि दूसरी वर्ड लाइन पहली वाली लाइन को जस्टिफाई करते हो, ठीक है, उससे संबंधित हो, उसको ब्रीफ करते हो। तो पहली लाइन है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास लक्ष्य होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सभी लोगों के अपने विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। ठीक है, कारण क्या है? लोग स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान चाहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देखिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। हमारा फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल, क्योंकि ए भी ठीक है और थर्ड भी गलत, क्योंकि आर भी ठीक है। बातें दोनों ठीक है, सभी अपने अपने विकास का लक्ष्य चाहते हैं और सभी स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान चाहते हैं। लेकिन क्या आर ए की सही व्याख्या करते हैं? जी हाँ, सभी लोग ये सभी स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान चाहते हैं। इसके साथ ही इनके विकास का अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास का लक्ष्य होता है। ठीक है,
तो आज हमने इस सेक्शन 1 किया है, थोड़ा सा चेंज है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन ये अच्छा भी है। जनरल अवेयरनेस पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चंस पर नहीं है। ये सीबीएसई के न्यू पैटर्न पर आधारित है, बेस्ड है। कल हम सेक्शन बी करेंगे और एक दिन हम सेक्शन ई करेंगे, सभी मैप्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के मैप्स आएंगे। हिस्ट्री से 2 मार्क्स में और ज्योग्राफी से 3 मार्क्स में। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अगर कोई कमेंट है देन प्लीज़ शेयर। थैंक यू।